प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे संघ राज्य संबंध या जिनको केंद्र राज्य संबंध भी कहते हैं, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट से आपसे रूबरू हूँ। संघीय संविधान या केंद्रीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता और राज्य प्रभुता के बीच, जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ती है, सामंजस्य पैदा करने का प्रबल प्रयत्न करता है। संविधान के अंतरंग से ही कुछ ऐसे प्रसंग उपलब्ध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यतापूर्ण संबंधों की स्थापना संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है, जिसमें परस्पर विश्वास और साझा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में कमज़ोर नहीं होती। साथ ही दोनों ही सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता, पारस्परिकता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतः क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, वरन विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखाई देता है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को अपनाने का प्रयास किया गया है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है और अवशेष शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं, जबकि भारत के संविधान ने केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजना को अपनाया है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे केंद्र यानी कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, जो कानून से संबंधित होते हैं, कानून निर्माण से संबंधित होते हैं, और दूसरे नंबर पर केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, और तीसरा केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। संघ सूची में जो विषय शामिल हैं, इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिसके संबंध में संपूर्ण देश को एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का यानी कि कानून के निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। इस सूची में कुल 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं, युद्ध और संधि से संबंधित मामले हैं, देशीकरण और नागरिकता के मामले हैं, विदेशियों का आवागमन है, रेल सेवाएं हैं, बंदरगाह हैं, हवाई मार्ग है, डाकतार है, टेलीफोन और वेतार के साधन हैं, मुद्रा निर्माण है, बैंक है, बीमा है, खाने हैं और खनिज आदि इसमें शामिल हुआ करते हैं।
दूसरी सूची है राज्य सूची। इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषय पर विधि निर्माण का जो अधिकार होता है वो सामान्य राज्यों की व्यवस्थापिका को, यानी कि विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो कुल मिलाकर उनके राज्यों के विधानमंडल को प्राप्त है। और इस सूची में 66 विषय रखे गए हैं। इन विषयों में प्रमुख तौर पर पुलिस व्यवस्था, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़क निर्माण आदि के कार्य शामिल किए गए हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में साधारणतः वह विषय रखे गए हैं जिसका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों के लिए ही समान है। इस सूची के विषय पर संघ तथा राज्यों तथा दोनों ही कानून निर्माण का कार्य कर सकते हैं। इस सूची में 47 विषयों को रखा गया है। यदि सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का कानून ही मान्य समझा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी स्थिति में केंद्र मजबूत होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए वह उपयोगी होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन 47 विषयों में से जिनमें से कुछ विषय प्रमुख हैं वो हैं फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया। फौजदारी को क्रिमिनल भी कहते हैं, आपराधिक मामले। विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन आदि ऐसे विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों यानी कि राज्य सरकार के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया उसमें 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संघ सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्यजीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण और नापतोल समवर्ती सूची में कर दिए गए और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी जोड़ा गया है। बयालीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के फलस्वरूप गणना की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 62 रह गई और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 32 हो गई, 52 हो गई। लेकिन यह स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है। संविधान के उल्लंघन के अंतर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है। संवैधानिक दृष्टि से आज भी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्रमशः 97, 66 और 47 ही बनी हुई है। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के संशोधित अधिकृत पाठ में इस प्रकार है। 17 का वन यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित, 17 खा यानी कि वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, 20 का
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, 25 का शिक्षा, 33 का बांट और नापतोल। इसी प्रकार राज्य सूची से विषय क्रमांक 19, 20, 29 और 36 निकाल दिए गए हैं, लेकिन इससे राज्य सूची के विषयों की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग द्वारा 1988 और उसके बाद 1992, 1996 और 2000 ईस्वी में प्रकाशित संविधान के अधिकृत पाठ और अन्य सभी प्रकाशनों में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्रमशः 97, 66 और 47 ही बताई गई है और यही सही स्थिति भी है। राज्य सूची का कोई विषय किस प्रकार से राष्ट्रीय महत्व का हो तो संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह केवल 1 वर्ष तक रहता है। राज्यसभा प्रस्ताव स्वीकार करे तो अगले वर्ष की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि और कर सकती है। इसकी समाप्ति हो जाने के उपरांत यह 6 माह तक प्रयोग में आ सकता है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब राज्य और उनके विधानमंडल संसद पर यह इच्छा भेज देते हैं कि उनके कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद के द्वारा होनी चाहिए, तो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर देते हैं और यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य उन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल न तो उन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट काल होने पर अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य के समस्त विधायी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत ही चलते रहते हैं। विदेशी संबंधों या विदेशी राज्यों से जो संधियां होती हैं, जो समझौते होते हैं, उनकी पालना के लिए भी अनुच्छेद 253 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि यदि सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि या समझौता किया है अथवा उनके संयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु 2 संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। 5वीं महत्वपूर्ण शक्ति है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में
संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देता है। ऐसा हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 100 से भी अधिक बार हो चुका है और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने के नाम पर उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कभी कभी इस विचार की या इस संवैधानिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना भी हुई है, क्योंकि राजनीतिक दलों के आपसी समव्यवहार के कारण, द्वेषता के कारण, प्रतिद्वंद्विता के कारण भी इस प्रकार की राष्ट्रपति शासन को लागू अनेकों बार किया गया है। छठवीं विशेष बात है कि कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन जरूरी होना या आवश्यक होना। कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 खा के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता भी होती है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हों। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे, यानी कि मान्य नहीं होंगे, यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोके रखा गया हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। उदाहरण के लिए किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आमतौर पर ऐसे कानून बनते हैं। संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों या समवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानून के प्रतिकूल हों या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला हो जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर रखा हो। ऐसे विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति की स्वीकृति नितांत आवश्यक होती है। केंद्र के द्वारा इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर व्यवहार में भी अपने आप को शक्तिशाली बनाए जाने का कार्य किया गया है। उदाहरण के लिए 1954 में तृतीय संवैधानिक संशोधन के आधार पर समवर्ती सूची के विषयों में वृद्धि की गई थी, जिससे कि खाद्यान्नों के अभाव में उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार आवश्यक कदम उठा सके। राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप। राज्यों द्वारा आमतौर पर यह भी शिकायत की जाती रही है कि केंद्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित हैं। सन 1951 में संसद ने उद्योग, विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया। यही नहीं, रेजर पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि से संबंधित उद्योगों पर भी
केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों का यह मानना था कि इस प्रकार के अत्यधिक केंद्रीकरण से राज्यों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारत में साधारणतः संघीय संसद और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। एक विचारक पायली ने लिखा है कि विधायी सत्ता के वितरण की समूची योजना से निसंदेह केंद्रीकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति प्रकट होती है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने लिखा है कि जब राज्यों के सिर पर संघ का भय सदैव विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों की मांग दृढ़तापूर्वक करेंगे। अमर नंदी ने लिखा है कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंगमंच पर छाया रहता है। कुल मिलाकर केंद्र राज्य के जो संबंध हैं, उसका जो झुकाव है वो निश्चित तौर पर केंद्र की ओर अधिक है। जैसे खास तौर से आपातकाल की उद्घोषणा है, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य मतलब बाहरी आक्रमण या राष्ट्रीय संकट को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में संघ यानी कि केंद्र आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब संघ राज्यों की सत्ता पर राष्ट्रपति शासन के माध्यम से अपनी जो मर्जी है, अपनी जो इच्छा है, उसे अधिरोपित कर सकता है और उस संबंधित प्रदेश की जो समस्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। एक और स्थिति आती है वित्तीय आपात की। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि 1950 में संविधान लागू होने से लेकर आज 2020 तक ऐसी नौबत हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई कि कभी भी वित्तीय आपात लागू करना पड़ा हो। लेकिन अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात कई बार लागू हुआ है और अनुच्छेद 356 के तहत तो 100 से भी अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। कई बार यह प्रयोग उचित भी था और कई बार अनुचित भी था कि राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सरकार को, कार्यपालिका को भंग करना और राष्ट्रपति शासन लगा देना, यह एक विवाद का, विचार का और विमर्श का मुद्दा है। लेकिन फिर भी तत्कालीन संविधान निर्माताओं ने निश्चित तौर पर यह सोचा था कि राज्य व्यवस्था में केंद्र का हस्तक्षेप रहना चाहिए, क्योंकि यदि केंद्र का इतना हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर कभी भी आघात हो सकता है। इस दृष्टिकोण से जो संघीय शासन की अवधारणा है, राज्यों के अधिकार हैं, वह परस्पर समन्वय पर निर्भर करते हैं और अभी तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं आया जब लगा हो कि राज्य और संघ के बीच इतने मतभेद हो जाएं कि वह राष्ट्रीय एकता की दृष्टिकोण से बाधक बन जाएं या उनकी राह में रोड़े बन जाएं। कुल मिलाकर राज्य व्यवस्था ने
इन सब का समन्वय अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया है और करने का प्रयास लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई मत हो, वह आप सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें, आप अपनी टिप्पणी करें। अभी मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पर, मेरे फेसबुक पेज पर लाइक लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइक नहीं करना है, आपको अपनी जिज्ञासा भी व्यक्त करनी है, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको भी पूछना है, और आप किसी भी माध्यम से हमसे कभी भी संवाद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।